दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन अमीर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ बिजनेस से ही अमीर बना जा सकता है, एक सैलरी या रेगुलर इनकम से अमीर नहीं बना जा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्टेटिस्टिक्स से उठा के देखिए, इनफैक्ट आप अपने आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे करोड़पति सैलरी क्लास मिलेंगे, लेकिन वो अमीर क्यों बने। लेट से 20-25 साल लगे उसको अमीर बनने में, लेकिन क्यों बने? क्योंकि उनका एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन था, उनकी एक आदत थी सेव करने की, इन्वेस्ट करने की, सही जगह पे पैसा लगाने की। लेकिन जब हम अपना करियर शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अपनी आधी सैलरी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाओ, लेकिन जब मेरी सैलरी 15-20 हज़ार है तो मैं उसमें से खर्चे ही मेरे पूरे नहीं होते तो मैं लगाऊं कैसे। बात बिल्कुल सही है यंगस्टर की, एकदम सही बात है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी हर किसी को पूरी करनी है। तो ऐसे में यंगस्टर स्टार्ट ही नहीं करते सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट। अब वो हैबिट स्टार्ट होने में ही इतना लेट हो जाते हैं कि जो उसे कंपाउंड इफेक्ट मिलना था वो उसे नहीं मिल पाता। इन्वेस्टमेंट में जल्दी शुरुआत करते हैं तो हर साल आपका पैसा मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इसी वजह से अमीर अमीर होता है। अगर आप 21-22 साल की उम्र में थोड़ी थोड़ी सेविंग करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। जो बंदा आपसे 10 साल बाद शुरू करेगा, हो सकता है आप उससे 10 साल पहले रिटायर हो जाए, क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट कॉपर इकट्ठा हो जाएगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इंटरेस्ट ही इतना दे देगा आपकी सैलरी जितना। तो इसलिए आपको एक डिसिप्लिन बनाना जरूर है। अब यंगस्टर के लिए और एक्सपीरियंस लोगों के लिए फ्रेमवर्क थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सेम रूल दोनों के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसीलिए देख लेते हैं कि यंगस्टर के लिए क्या फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है और थोड़े एक्सपीरियंस लोगों के लिए कितना परसेंट सेव करना चाहिए, कितना पैसा अपने बेसिक नेसेसिटीज में खर्च कर सकते हैं और कितना परसेंट आप अपने विशेष एंड वॉन्ट्स में खर्च कर सकते हैं। अगर आपने अभी करियर की शुरुआत की है तो आपको क्या फॉलो करना है, ये सिंपल सा रूल 50-30-20 रूल ऑफ मनी। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आपकी जितनी भी मंथली इनकम है उसका 50% आप अपने बेसिक नीड्स में खर्च कर सकते हैं। अब बेसिक नीड्स में क्या आता है, रेंट या ईएमआई। जिस घर में आप रह रहे हैं उसकी रेंट या ईएमआई कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी ईएमआई कंसीडर नहीं करनी है, खाली आप जो इस घर में रह रहे हैं उसकी ईएमआई कंसीडर करें। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ, ये सब भी आपकी बेसिक नीड्स में आता है। रोटी, कपड़ा, मकान आज की डेट में सबकी बेसिक नेसेसिटी है, और साथ में और भी बेसिक नेसेसिटी हो गई है आज की डेट में। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इंटरनेट, ये सब भी आज के बेसिक नेसेसिटी में आ गया है। पर मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने तक ही सीमित रहिए। आप अपने हिसाब से बेसिक नीड डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मेरी नीड्स है, इतना तो पैसा मैं अपनी मिनिमम नीड में खर्च करूँगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 50% तक अपनी नीड को कंट्रोल में करें। मैक्सिमम पैसा जितना आप खर्च करना है मंथली इनकम का, वो आप 50% तक खर्च कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 रुपये है, तो यहाँ पे आप 50% यानी कि 10,000 रुपये आप अपने बेसिक नीड्स में खर्च कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वॉन्ट्स की। वॉन्ट्स और नीड्स में फ़र्क है। वॉन्ट्स क्या है, जो आपकी विशेष है, जो आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं है। एग्जाम्पल, कार है, आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके भी अपने ऑफिस जा सकते हैं। वेकेशन पे जाना, एक्सपेंसिव क्लोथ्स तो मैंने बेसिक नेसेसिटी में ले लिया, लेकिन आप एक्सपेंसिव क्लोथ, ब्रांडेड क्लोथ खरीदना चाहते हैं तो वो आपके वॉन्ट्स में आ जाते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, आप महंगा फ़ोन खरीदना चाहते हैं, कोई महंगा फ़ोन खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अपनी इनकम के हिसाब से उन्हें कंट्रोल कीजिए, या फिर उससे लिए आप इन्हों पैसे जोड़ लीजिए, उसके बाद ही खरीदिए। फ़ोन है, या आप महंगा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, आप होम थिएटर सिस्टम खरीदना चाहते हैं, ये सारी आपकी विशेष और वॉन्ट्स में आ जाते हैं। इसके अंदर आपको मैक्सिमम खर्च कितना करना है, 30% इनकम का। 30% 20,000 का कितना हो गया। यहाँ पे आप 6,000 रुपीज़ अपने मंथ का बजट बना सकते हैं, यानी कि आप साल के अंदर 72,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। वो 72,000 कैसे खर्च करना है वो आप डिसाइड कीजिए। उसके बाद 20% अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में जाना चाहिए। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आप रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए कर सकते हैं, किड्स की एजुकेशन, मैरिज, आप फ्यूचर के लिए जितना भी इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ फंड रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्टिंग से ही जरूरी है। तो जब आपने स्टार्ट किया है अपना करियर, तो डेफिनेटली जो आपकी बेसिक नीड्स है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। और थोड़ा बहुत वॉन्ट्स, यंग लोगों को शौक होता है कि वो महंगे कपड़े पहने, फ़ोन खरीदे, तो आप डेफिनेटली थोड़ा पैसा यहाँ
पे खर्च कर सकते हैं, बट 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में ज़रूर जाना चाहिए। जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होती है आप पर नॉर्मल एफडी करा सकते हैं, आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे बात करूँ तो 20,000 में से 4,000 पर मंथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जरूर डाल के चलिए। ये तो बात हो गई कोई अपने करियर शुरुआत कर रहा है तो, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाती है। जब आपका एक्सपीरियंस 4-5 साल 8 साल 10 साल का हो जाएगा, आपकी इनकम 20,000 तो रहेंगी नहीं। तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी इनकम डबल हो गई, लेकिन 10 साल में तो लोगों की इनकम ट्रिपल भी हो जाती है, 4 गुना भी हो जाती है। यहाँ पे अभी मानते हैं कि 40,000 पर मंथ आपकी इनकम हो गई है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको सारे खर्च बढ़ा देने चाहिए? नहीं, अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 50-30-20 रूल काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है उसी तरह आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आप लोन्स का प्रोपोजल बढ़ा दे। तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्रोपोजल बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना लोन्स का प्रोपोजल बढ़ा दे। तो आपको क्या करना चाहिए, इस 50% जगह आपको 40% कर देना चाहिए, और ये 30% जगह पर 20% कर देना चाहिए। यहाँ पे बाकी बचा 40% का अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में पहले फोकस कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आपकी इनकम आती है, जैसे सैलरी आती है या फिर आपकी प्रोफेशनल इनकम आती है, तो सबसे पहले एक अकाउंट खोलिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का 40% वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जब लिमिटेड पैसा बच गया तो आप वॉन्ट्स और नीड्स और लिमिटेड ही खर्चा करेंगे। अभी मैं इस एग्जाम्पल में बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 40,000 का 40% लेंगे तो यहाँ हो गए 16,000 रुपये। और पहले आप 10,000 में भी अपने पर माउंट खर्चा चला रहे थे, तो 16,000 में चल ही जाएगा। इन फिर आपकी लाइफ स्टाइल यहाँ पे इम्प्रूव ही हुई है। तो यहाँ पे 20% की बात करते हैं, तो यहाँ पे 40,000 का 20% हो गए 8,000 रुपये। तो आपको वॉन्ट्स में पहले आपको साल में 72,000 मिल रहे थे, लेकिन अब आपको 96,000 मिल रहा है। करीब करीब लाख रुपये हर साल अपने वॉन्ट्स में खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी भी बढ़ा देते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 16,000 पर मंथ आ गया। तो यहाँ पे हमारी एनुअल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। रिटायरमेंट और एजुकेशन, मैरिज, जितनी भी आपकी फ्यूचर गोल्स है, मेडिकल इमरजेंसी है, ये कभी भी और कितनी भी आ सकती है। तो आप अपना जो ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं या फ्यूचर में भी करना चाहेंगे, जब आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाएगी तो भी तो आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। इसीलिए आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल बढ़ जाना चाहिए। तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया कि जब आपका करियर शुरू होता है तो ये 50-30-20 रूल चल जाता है, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो ये 50-30-20 रूल को चेंज करके आप 40-20-40 रूल कर दीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आए कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।